हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दीपक यादव साइंस एकेडमी। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 5 ऑफ अक्टूबर 2020। तो गाइस आज है तारीख 5 अक्टूबर 2020 और है मंडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो गाइस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS एकेडमी। ये चैनल आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, नहीं मिलता है चैनल कोई बात नहीं, इसका जो लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में से जाओ, इस लिंक को क्लिक करो और चैनल को अभी के अभी ज्वाइन करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर डेली मिल जाता है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो भी हमारे करंट अफेयर्स में होते हैं, उनका स्टैटिक पोर्शन, बैकग्राउंड, जो भी यहाँ पर एनालिसिस होता है, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन डेली जो है टाइम टू टाइम आती रहे। ओके, तो आज थोड़ा सा लेट हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा बहुत ही जो है लेट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्योंकि एक तो कल हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करी। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हमारा कल यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो उसका जो पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जो क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं 1 to 50 करके, 1 से लेके 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो है एक वीडियो में अपलोड कर दिए और 50 से लेके 100 क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो मैंने दूसरे वीडियो में अपलोड करे हैं। ठीक है, तो पूरी ऐसे ही पूरा दिन हो गया। फिर उसके बाद रात हुई, रात में फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत पॉलिटी के लिए कुछ चीज़ प्रिपेयर करी। फिर उसके बाद सुबह हो गई यार, पूरी रात पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, अभी तक सोया नहीं हूँ। तो अब फाइनली यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 3 बज गए थे तो मैंने सोचा अब लेक्चर रिकॉर्ड करके ही सोएंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोल पाऊँगा जैसे मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा क्या बोलता है, यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल बोलता है 1 in 5 इंडियंस मे बी वैक्सीनेटेड बाय जुलाई 2021। गवर्नमेंट क्या बोलती है, सरकार क्या बोलती है कि 2021 जुलाई के महीने तक क्या होगा, जो इतनी भी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें से हर 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को वैक्सीन कर दिया जाएगा, वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा, यानी कि उसको वैक्सीन मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, वैक्सीन कब तक मिल पाएगी हम लोगों को, 2021 तक मिल पाएगी इस कोविड-19 की वैक्सीन। अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है और अभी तक इस साल तो कोई सॉल्यूशन आना इसका इम्पॉसिबल है। तो वही 2021 तक यहाँ पे बात करी जा रही है और ये भी कहा गया है जो 5 में से हर एक व्यक्ति को जो है ये वैक्सीन मिल जाएगी। तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको प्रोड्यूस करा जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, ये वाला आर्टिकल जो है किस चीज़ के बारे में, इंडिया चाइना टॉक्स ऑन अक्टूबर 12। यहाँ पर 12 अक्टूबर को बात होने वाली है इंडिया चाइना के बीच में। ठीक है, फिर से एक मीटिंग होने वाली है, आप कह सकते हो सेवेंथ राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स। दोनों के कमांडर के बीच में ये 7वीं बार टॉक होने वाली है। इससे पहले 6 बार ऑलरेडी हो चुकी है, 6 बार बातें हो चुकी, फिर भी जाके कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। 7वीं बार बात होने जा रही है और वो किस चीज़ के ऊपर, फिर से वो इसी चीज़ के ऊपर जो कि लद्दाख में डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, अब यहाँ से आपके लिए एक जो है चीज़ बन जाती है कि जो इंडिया और चाइना है, ठीक है, उसके बीच में कहाँ कहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है। सबसे पहले आप लोग इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर को देख के ही सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया, ये हो गया हमारा चाइना। दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट, यानी कि बॉर्डर में दोनों के बीच में कहाँ कहाँ पे लड़ाई होती है। खासकर एक तो अक्साई चीन वाले एरिया में, अक्साई चीन वाला एरिया जो कि यहाँ पे रेड कलर का हो रहा है, ये हमारा चाइना ने जो है वो कब्जा रखा है। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्यूट देखा जाता है। हालांकि जो कि अभी भी जो डिस्प्यूट देखा गया है वो यहीं पर ही डिस्प्यूट देखा जा रहा है, यानी कि अब की बार की जो लड़ाई देखी जा रही है वो भी यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में यहाँ पर लड़ाई देखी जा रही है। ओके, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर पे, वेस्टर्न सेक्टर के बाद सेंट्रल सेक्टर पे डिस्प्यूट देखा जाता है। सेंट्रल सेक्टर के बाद ईस्टर्न सेक्टर पे भी डिस्प्यूट देखा जाता है। ईस्टर्न सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को किलोमीटर्स में भी लिखा हुआ है कि ये कितने कितने किलोमीटर्स में इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा हमने आर्टिकल कवर कर लिया और आगे बढ़ते हैं। आज आवाज़ थोड़ी सही नहीं हो रही होगी क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करते करते परेशान हो गया, आवाज़ थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 2 पे आप लोगों को ये आर्टिकल दिख रहा होगा। इस आर्टिकल में क्या बात करी जा रही है, सेक्शन 29 जो पोक्सो एक्ट है उसका जो सेक्शन 29 है,
ये एप्लीकेबल होगा जब इसका ट्रायल शुरू होगा तभी। तो ये ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है। फिलहाल जो है इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए पोक्सो एक्ट है यार। पोक्सो एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं पोक्सो के बारे में। अदरवाइज मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को, चलो पोक्सो के बारे में। तो सबसे पहले जो ये हमारा पोक्सो एक्ट है, ये हमारा सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में आएगा। इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ये हमारा यूपीएससी में एक टॉपिक है, इससे आप रिलेट कर सकते हो। पोक्सो की फुल फॉर्म क्या होगी? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट ना हो, ठीक है, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये हमारा एक्ट लाया गया है, ठीक है। तो इस एक्ट से कुछ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो यहाँ पर कुछ डिस्कस करी गई हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। रिसेंटली जो है पोक्सो एक्ट जो है हमारा, इसमें अमेंडमेंट करा गया, इसमें चेंजेस लाए गए 2019 में। फिर उसके बाद ये पास करा गया किसके द्वारा? हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हाउसेस कौन कौन से हैं पार्लियामेंट के? राज्यसभा, लोकसभा, है ना, इन दोनों के द्वारा जो है पास करा गया। क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? जो ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या था पोक्सो एक्ट का? इसका पर्पस है कि जो चिल्ड्रन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी कभी कभार सेक्सुअल अब्यूज़ देखा जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये लेकर आए हैं इस एक्ट को, ठीक है, कि छोटे बच्चे के साथ ये चीज़ें ना हो पाएँ। ओके। उसके बाद इट सीक्स टू प्रोवाइड मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, यानी कि कोई भी अगर बच्चे के खिलाफ अगर ऐसा कुछ करता है, ये बच्चे के अगेंस्ट ये सेक्सुअल क्राइम्स करता है कोई भी, तो जो वो अपराधी रहेगा उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे डेथ पेनल्टी का नाम भी लिया गया है, जो कि एक बड़ा कंसर्न बन जाता है। डेथ पेनल्टी भी उसे दी जा सकती है। ओके। जो यहाँ पे प्रेजेंट बिल है is welcome in certain respects, as it especially defines what child pornography is, using a child for pornographic purposes, और possessing और storing pornography involving a child, यानी कि चाइल्ड से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो यहाँ पर कि किसी चाइल्ड को कोई हम अगर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सब के भी खिलाफ भी यहाँ पर यह एक्ट काम करता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा कुछ सिग्निफिकेंस। इसके कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं, वो क्या क्या हैं? जो ये अमेंडमेंट है इज एक्सपेक्टेड टू डिस्करेज द ट्रेंड ऑफ child sexual abuse by acting a deterrent due to strong penal provisions incorporated in the act. It intends to protect the interest of vulnerable children, यानी कि सिंपल सी बात है, हमने अभी कवर किया कि जो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, जिनके साथ सेक्सुअल क्राइम्स हो, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है ये एक्ट, कि अगर कोई यहाँ पर ऐसा काम कर भी देता है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर कोई क्राइम ऐसा कर देता है, तो उसको कैसी कैसी सज़ा देनी चाहिए, साथ ही साथ उसे डेथ पेनल्टी भी मिल जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पोक्सो एक्ट में बताया गया। उसके बाद यहाँ पर डेथ पेनल्टी की बात करी जा रही है ना, तो एक डेथ पेनल्टी जो है एक बिगर कंसर्न बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारी जगह हम लोग मानते हैं कि जो डेथ पेनल्टी है वो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसी को रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसको कंसर्न्स देखे गए हैं कि यहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। ये जो ये अगेंस्ट है किस किस चीज़ के, तो आप देखोगे जस्टिस JS वर्मा कमेटी जो थी, ये 2013 में आई थी, ठीक है, आफ्टर मैथ ऑफ निर्भया केस। निर्भया केस के रिजल्ट में यहाँ पे जस्ट JS वर्मा कमेटी आई थी, जिन्होंने यहाँ पर ड्यू टू डेलिब्रेशन फाउंड इटसेल्फ अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी इन रेप के, जिन्होंने जो डेथ पेनल्टी यानी कि जो मृत्युदंड कह सकते हो, आपकी मौत की सज़ा सुनाई ना जाए, ठीक है, ना मौत की सज़ा ना सुनाई जाए। फिर उसके बाद जो है 262 हमारी रिपोर्ट आई, 262वीं रिपोर्ट आई किसकी? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 2015 की। इसने भी क्या प्रोवाइड करा कि जो डेथ पेनल्टी है उसको एबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि डेथ पेनल्टी किसी को ना दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो यहाँ पर डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड यहाँ पे किसी को ना दिया जाए, एक्सेप्ट इन टेरर केस। टेरर केस में हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जो भी टेररिस्ट हो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसे इन केसेस के लिए यहाँ पर हम लोग डेथ पेनल्टी को नहीं दे सकते। ओके। तो पोक्सो एक्ट के बारे में आपको पता चल गया, सिंपल सा है, बस आपको क्या याद रखना है पोक्सो के बारे में? पोक्सो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। याद हो जाना चाहिए अभी के अभी। ओके। कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 3 पे हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं, पेज नंबर 4 पे भी नहीं है। ओके। फिर आते हैं 6 के ऊपर, एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल को हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, एकदम लास्ट में डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि आज हो रहा है सर में बहुत तेज दर्द, तो लास्ट में जो है एडिटोरियल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने बाकी आर्टिकल्स को कवर कर लेते हैं। ये वाला आर्टिकल्स आप लोगों को दिख रहा होगा। ये वाला आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात करा जा रहा है?
पोस्ट पेंडेमिक स्ट्रेस मिस्टेकन फॉर कार्डियक इश्यूज। यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो लोग दिल के मरीज कैसे बन जाते हैं। कार्डियक यानी एक सबसे पहले बात कर लो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस है ना, उसी से रिलेटेड ये कार्डियो इश्यूज हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कौन सी होती हैं, मैंने आप लोगों को बता रखा है, जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड, ठीक है, हमारे दिल से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती हैं वो हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं। तो अभी यहाँ पर बात ये करी जा रही है कि जो स्ट्रेस है, एक हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया, कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा बताया गया कि जो एनजाइटी है, जो चिंता है, या फिर जो स्ट्रेस है, या फिर आप लोग कुछ ज़्यादा सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को लेकर बेचैनी है ज़्यादा, तो फिर ये चीज़ें किस चीज़ में बदल जाती हैं, कार्डियक इश्यूज़ में, आपके जो है दिल का मरीज बना सकती है आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत यहाँ पे ये बातें बोली गई। खासकर यहाँ पे बोला गया है पोस्ट पेंडेमिक स्ट्रेस, यानी कि पेंडेमिक से हटकर भी कुछ स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी का स्ट्रेस हो सकता है, यानी कि आपको टेंशन हो सकती है कि मेरी जॉब इनसिक्योर है, ठीक है, मेरी जॉब यहाँ पर परमानेंट नहीं है, कभी भी जा सकती है, या फिर आपके जो फ्यूचर है उसके बारे में कुछ सोच सोच के आपने स्ट्रेस ले लिया हो इतना ज़्यादा, तो या फिर उसके बाद जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो आपके पास, ठीक है, कि फाइनेंशियली कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उसके बाद या फिर आपको डर हो कि मैं कोविड-19 से कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाऊं, तो ये सारी चीज़ें, ये जो स्ट्रेस है ना, आप लोग अगर ऐसा स्ट्रेस लोगे तो ये बिल्डअप कर देगा एक आपके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, एक दिल का मरीज बना देगा, ठीक है। तो डो नॉट टेक दी स्ट्रेस मैन। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पेज नंबर 9 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 9 पे आप लोग को ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अगेंस्ट में बोला है नार्को टेस्ट के। ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मजा आएगा आपको सुन के। नार्को टेस्ट के अगेंस्ट में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जो टेस्ट है ये एफरेंट है टू द डिग्निटी एंड लिबर्टी। तो यहाँ पर एफरेंट यानी कि आप कह सकते हो कि जो ये किसी भी पर्सन के लिए सही नहीं है, उसकी मान और मर्यादा के लिए यहाँ पर ये सही नहीं है, उसकी डिग्निटी के लिए, उसकी लिबर्टी के लिए ये टेस्ट सही नहीं है। एक देखो नार्को टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। अब ये नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट ये दोनों एक ही चीज़ हैं, मतलब कि टेस्टिंग अलग अलग होती है लेकिन किसी पर्पज़ के लिए कराई जाती हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट, यानी कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके अंदर कुछ मशीन्स वगैरह लगा दी जाएगी, ठीक है, उसके ऊपर मशीन्स वगैरह लगा दी जाएगी, जिसका मैंने थंबनेल भी बनाया है, ठीक है। इस तरीके से मशीन सेटअप करी जाएगी और मशीन के द्वारा फिर पता लगाया जाएगा कि भाई झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। आपने पिक्चरों में देखा होगा लेकिन ये हकीकत है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो लाई डिटेक्टर टेस्ट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसके बारे में यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। चलो लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या है। Several instruments are used in the course of these examinations to put a person in hypnotic state। यानी देखो होता क्या है, इस तरीके से अगर आप लोग क्या हो कि मतलब कोई अगर आप झूठ वगैरह बोल रहे हो तो आपके लिए अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट को यूज़ करना है तो इस तरीके से यहाँ पर ये करा जाता है। ऐसे मशीन्स वगैरह आप लोग के ऊपर लगाई जाती है बॉडी पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो बॉडी मशीन्स हैं ये आप लोग को एक हिप्नोटिक स्टेट में डाल देगी, यानी कि आपको एक जैसे कि नशा हो जाता है ना इंसान को, तो नशे की एज में जिसमें कि नशे की स्टेज पे पहुंच जाओगे आप कि भाई मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, जो भी कुछ पूछेगा मुझे तो कुछ याद ही नहीं भाई, जो भी मुझे पता है मैं सच ही सच बताऊंगा, है ना। एक हिप्नोटिक स्टेट में डाल देगा जिसमें आपकी जो एबिलिटी है झूठ बोलने की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टेस्ट आता है, एक तो लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया ये, है ना। दूसरा टेस्ट भी आता है एक हमारा पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट बेस्ड है एजम्पशंस दैट फिजियोलॉजी रिस्पॉन्सेज दैट आर ट्रिगर्ड व्हेन अ पर्सन इज लाइंग आर डिफरेंट फ्रॉम दे वुड बी अदरवाइज। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ मशीन्स वगैरह जैसे कि इलेक्ट्रोड्स वगैरह, सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स पर्सन की अटैच कर दिए जाते हैं, किसी पर्सन के ऊपर जो है ये इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर दिया जाता है। फिर उसके ब्लड प्रेशर मेजर करा जाता है, पल्स, रेस्पिरेशंस, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो आपके अंदर हड़बड़ाहट मचेगी, है ना। तो पता चल जाएगा कि हाँ अगर आप झूठ बोल रहे हो तो काफ़ी, अगर हड़बड़ाहट मच जाती है तो पता चल जाएगा झूठ बोल रहे हो। अगर काम है आपकी पल्स वगैरह आराम से, मतलब आप कुछ चीज़ बोल रहे हो, आपकी पल्स वगैरह ठंडी पड़ी है, तो फिर यहाँ पर इसका मतलब आप सच बोल रहे हो, हिचकिचा नहीं रहे हो। तो ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं, वो हमारा कौन सा होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट। दूसरा होता है, तीसरा हमारा होता है नार्को एनालिसिस टेस्ट। अभी यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, नार्को टेस्ट की, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नार्को टेस्ट की बात हो रही है। तो जो नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो क्या होता है। अब यहाँ पर जो है नार्को एनालिसिस टेस्ट बाय कॉन्ट्रास्ट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग, ठीक है। एक ड्रग्स का इंजेक्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है, सोडियम पेंथोथल,
ठीक है, सोडियम पेंटोथल दिया जाएगा विच इंड्यूसेस अ हिप्नोटिक, फिर से वही हिप्नोटिक स्टेट में पहुंच जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ड्रग का इंजेक्शन दिया जाएगा तो आप नशे में पहुंच जाओगे और आपकी जो झूठ बोलने की क्षमता है ना वो खत्म हो जाएगी। सुना होगा ना आपने कि जो शराबी होता है या फिर वो कभी झूठ नहीं बोलता है, इंसान पीने के बाद झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो नशे में चले जाता है। तो फिर उसी से रिलेट कर लो कि अगर जो है इस पर्सन को क्या कर दिया जाता है, उसे एक तरीके से हिप्नोटिक स्टेट पे नशे में डाल दिया जाता है जिससे कि वो झूठ नहीं बोल पाता। तो ये हमारा हो गया लाई डिटेक्टर टेस्ट। अब यहाँ पर बात करी जाती है कि ये टेस्ट इफेक्टिव है यानी कि काम करते हैं टेस्ट, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ 100% सक्सेस रेट इसका बिल्कुल भी नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल मत सोचना कि हाँ इंसान सच ही बोलता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% रेट इसका जो सक्सेस रेट बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभार यहाँ पर जो है, कभी कभार क्या काफ़ी हद तक जो है ये गलत भी मेजर कर लेता है। ओके, तो ये हमारा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट बोला है, नार्को टेस्ट के अगेंस्ट। तो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 10th पेज पे आते हैं। 10th पेज पे हमें ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा। आज क्या होने वाला है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आपको पता होगा अभी जो हमारा रिसेंटली एक और मीटिंग हुई थी, 41st मीटिंग, उसमें क्या बोला गया था कि जो सेंटर है वो कंपनसेशन पे करेगा स्टेट्स को दो फॉर्म में। ठीक है, दो तरीके से कंपनसेशन पे कर सकता है, या तो एक बार सेंटर अपना 93,000 करोड़ रुपीस दे सकता है, या फिर जो गैप है 2.35 लाख करोड़ रुपीस का, ये जो है स्टेट जो है कहाँ से, आरबीआई से, आरबीआई के थ्रू मार्केट से उठा सकता है, आरबीआई हेल्प कर देगा। ओके, तो फिर यहाँ पे अब स्टेट को जवाब देना है, स्टेट देखें क्या चूज करेगा। तो ये आर्टिकल डिटेल में आने वाला है कल, कल डिटेल में आएगा ये आर्टिकल, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज भी हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, ये हमारे एडिटोरियल पे भी है। ठीक है, तो हम लोग एडिटोरियल पे अभी इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, चलेंगे तो। ठीक है, उसके बाद वापस चलते हैं आगे। उसके बाद आप लोगों को लास्ट में यहाँ पर एक आर्टिकल जो प्रीलिम्स से रिलेटेड है वो यहाँ पर ये मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर क्या है कि वॉयलेट हुआ है चारधाम प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि मतलब आपको पता होगा चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे वो जो वॉयलेट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स वॉयलेटेड इन चारधाम प्रोजेक्ट। देखो बात क्या चल रही है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिए थे चारधाम प्रोजेक्ट जब ये बना रहे थे, जो रोड्स वगैरह बना रहे थे, तो उसकी ब्रेड्थ को लेकर, इससे ज़्यादा ब्रेड्थ नहीं होनी चाहिए, इससे कम ब्रेड्थ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये कुछ इससे हटकर ही बन रहा है, जो बोला था सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नहीं बन रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे ये चारधाम प्रोजेक्ट में वॉयलेट कर दिए गए हैं, इसके हनन कर दिया गया है। ओके, तो चारधाम प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्विक फैक्ट्स है प्रीलिम के लिए, जनरल स्टडीज पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो वॉयलेट करे गए चारधाम प्रोजेक्ट के द्वारा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट है क्या, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो ये जो प्रोग्राम है ये लिया गया है, किसकी तरफ से करा जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट फॉर, यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा एक करा जा रहा है चारधाम। चारधाम यानी कि जो हमारी जो प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं, यानी कि हिंदुइज्म के लिए, जो हिंदू हैं उनके लिए केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो ये जो चार धाम है इनको कनेक्ट करने की बात करी जा रही है थ्रू अ रोड, एक रोड के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो रोड के थ्रू आप यहाँ पे पूरे के पूरे चार धाम के दर्शन कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है चार धाम प्रोजेक्ट। तो इसका जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का वो है 12,000 करोड़ रुपए, और इसकी जो लेंथ होने वाली है रोड की वो होने वाली है 900 किलोमीटर। ठीक है, 889 वही 900 किलोमीटर इसकी जो लेंथ होने वाली है। और कौन कौन सी एजेंसीज मिलकर इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, यानी कि काम कौन कौन मिलकर कर रहा है इस रोड को बनाने के लिए? सबसे पहले तो उत्तराखंड स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट काम कर रहा है, साथ ही साथ बीआरओ काम कर रहा है, और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड भी काम कर रहा है। ये सब मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड दिखा बीआरओ, तो बीआरओ के बारे में भी जान लेते हैं। बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, फुल फॉर्म है। ये कंसीव करा गया, रेस करा गया 1960 में बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसका कंसेप्ट जो है लाया गया फॉर कोऑर्डिनेटिंग द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ रोड्स, यानी कि किस लिए लाए थे कि जो रोड्स हैं उनका डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर इस सिस्टम को लाया गया था, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बोर्ड्स हैं उसको, जो रोड्स हैं हमारी जो सड़कें हैं उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट लाया गया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखना। तो चारधाम प्रोजेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे आगे कुछ नहीं है, चलते हैं अपने वापस एडिटोरियल के ऊपर, और एडिटोरियल पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा एडिटोरियल हम लोगों को डिस्कस करना है। तो गाइज आप लोगों को ये वाला जो एडिटोरियल दिखेगा ये हमारा उसी चीज़ से रिलेटेड है, पूरा बॉर्डर इशूज से रिलेटेड सारी कहानी बता दी इसमें, फिर से चाइना और इंडिया से रिलेटेड। ठीक है,
तो इसे हम लोग डिस्कस कर चुके, इतनी बार डिस्कस कर चुके कि आप लोग को रट गया होगा। जो भी डेली व्यूअर हैं उन्हें रट गया होगा। जो नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सुन लो ध्यान से। जो नोट्स वगैरह हैं इसके, वो टेलीग्राम पर मैंने पोस्ट कर दिए हैं। टेलीग्राम पर से आप यहाँ पर नोट्स ले सकते हो, एक बार पढ़ लो, क्योंकि जब अगली बार आएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली इसे डिस्कस किया है, अभी नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। चलो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ है क्या, कि फिर से ये इंडिया और चाइना के बारे में बात करी जा रही है कि इंडिया और चाइना के बीच में अभी से ही हम काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग जो है रिलेशन इनके काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मई से ही यहाँ पर रिलेशन जो है इन लोगों के काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो है इनके रिलेशन अब अच्छे नहीं होने वाले, ऐसा भी बोला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है रिलेशंस के बारे में डिस्कस करा गया। फिर उसके बाद आर्मीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है, कि हमारा जो है डिफेंस फोर्सेस है उसके बारे में बताया गया कि यूजिंग द डिफेंस फोर्सेस एज अ शील्ड मे बी पॉलिटिकली, अगर हम पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। यानी कि अपनी डिफेंस फोर्स को पॉलिटिकली इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सरकार के लिए तो प्रॉफिटेबल रहेगी, बट इंडिया के लिए हमारे डैमेजिंग रहने वाली है। और फिर उसके बाद जो है बताने लगे काफ़ी सारा इशू, इसका जो पूरा का पूरा इशू है वही, कि कैसे कैसे जो है इशू ये स्टार्ट हुआ इन दोनों के बीच में, फिर क्या क्या हुआ। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जो हमारे 15 जवान हैं वो शहीद हो गए, ठीक है, चाइनीज़ आर्मी के द्वारा यहाँ पर एक काम करा गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी जो जो हुई हैं। 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन किए। फिर इन दोनों इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है, व्यापार है, वो भी डाउन चला गया, क्योंकि हम लोगों ने चाइनीज़ ऐप्स बैन कर दिए। और भी चीज़ों में जो व्यापार है वो डाउन चला गया। तो इस तरीके से आपको जो है रिलेशंस को लिखना है, और इसी तरीके से चीज़ें मैंशन है। हम लोग इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे जब आएगा तो। ओके, नाउ यहाँ पर आप लोग को ये आर्टिकल दिखेगा अंटिल वैक्सीन के बारे में, ठीक है। अंटिल वैक्सीन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि अभी हम लोग जो है अनलॉक 5 पे जा रहे हैं, ठीक है, अनलॉक 5.0 की तरफ जा रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है जो अनलॉक 5.0 है हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए। अनलॉक मूव शुड कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एज द इकोनॉमी शिफ्ट्स गियर, यानी कि हम लोग को नहीं रुकना चाहिए। देखो कि आज के टाइम पे जो है क्या है कि सारी चीज़ें ओपन है भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो ही रही है हर जगह। तो हम लोग को अनलॉक 5.0 भी लेकर आ जाना चाहिए और चलना चाहिए आगे, ठीक है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था, वो भी बूस्ट होगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें और ज़्यादा ओपन होंगी। अभी थोड़ी चीज़ें नहीं ओपन हो पाई हैं, जैसे कि थिएटर्स वगैरह, अभी सारी चीज़ें नहीं खुल पाई हैं। तो ये सारी चीज़ें और खुलेंगी तो फिर क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत बूस्टअप आएगा, इकोनॉमी भी ग्रो होगी, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देखा जाएगा। तो हम लोग को 5.0 की तरफ डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। लेकिन जो लोग हैं वो उनको अपनी तरफ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो बाकी सारे लोग हैं अगर घूमेंगे अपना मास्क सैनिटाइज़र लगाकर अच्छी तरीके से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर जो अगर घूम सकते हैं कहीं पे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है ना। ये तो लोगों के ऊपर, उन्हें खुद को देखना पड़ेगा, उनकी प्रोटेक्शन उनके हाथ में है ना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने बात करी इसकी कोविड-19 के बारे में, कि कोविड-19 अब यहाँ पर चल ही रहा है, और उसके तहत हम लोगों को अब अनलॉक 5.0 पे चल लेना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो डिसीजन है, यहाँ पर बोला जा रहा है डिसीजन टू अलाउ स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनको अलाउ कर देना चाहिए कि स्कूल्स वगैरह को रीओपन करने के लिए। कोचिंग सेंटर्स रीओपन होने वाले हैं अक्टूबर 15 के बाद से, 15 अक्टूबर के बाद से यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो भी रीओपन होने वाले हैं, ठीक है। और जो गाइज ये वाला आर्टिकल है, ये आपको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, डेफिनेटली मैं करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ऊपर है। मैं डिस्कस जो है इसके बारे में कर दूंगा, ठीक है। जिस दिन हमारे आर्टिकल कम आएंगे उस दिन मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। हालांकि हमारे फ्राइडे में कम आते हैं, तो फ्राइडे को मैं इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपको याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये आर्टिकल बेसिकली है किस चीज़ के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो कि डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर कोशिश हुआ तो मैं आज सेपरेट बना के एक, अगर मेरी कोशिश रही अच्छी तरीके से, तो मैं आपको यहाँ पे सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाकर डाल दूंगा। अदरवाइज जो है इसको हम लोग नेक्स्ट जो है कोई डिस्कशन होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों को ये दिख रहा होगा। इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, अभी यहाँ पर लेटेस्ट जीएसटी डेटा आया सितंबर का, सितंबर का लेटेस्ट जीएसटी डेटा आया। तो सितंबर का जो डेटा था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डेटा था, काफ़ी सारा हम लोगों को अच्छा कलेक्शन हो पाया है, ठीक है। तो अभी हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ, हम लोगों ने कल 3 अक्टूबर को ये डिस्कस किया था। 3 अक्टूबर को हमने ये डिस्कस किया था, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये वाली पिक्चर आई थी, नहीं आई थी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग को दिखेगा जो सितंबर का डेटा है
वो जो सितंबर का अमाउंट है जीएसटी का कलेक्शन है, जो ये टैक्स की हमारी रेवेन्यू हुई है, सरकार की जो इनकम बनी है जीएसटी इनकम, वो 95,480 करोड़ रुपीस बनी है। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा आपकी बार का इनकम जनरेट हुआ है। हालांकि हमारा टारगेट ही रहता है कि हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए का जो हम लोग जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकें, इनकम बन सके। तो अब की बार भी क्या हुआ है, सितंबर में 95,000 यानी 1 लाख करोड़ के बहुत आसपास है। तो फिर जो है इतना इनकम बन चुका है। तो इस साल का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन कब हुआ है, सितंबर में। याद रखना 2020 का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है सितंबर में। यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ भी दिखेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये ग्राफ देख रहे होगे। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। अप्रैल में हमारा 25 जो है अप्रैल में हमारा 25,000 से थोड़ा सा ऊपर था, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे 50,000 से ऊपर, फिर ऐसा ही रहा। अब 75,000 जो है क्रॉस कर चुका है। ओके, कोशिश क्या रहती है हमारी 1 लाख करोड़ की, लेकिन जो है 75,000 क्रॉस करके अब की बार का जो सितंबर का डेटा है वो 95,000 करोड़ 480 रुपीज़ का है। ओके, तो याद रखना जो सितंबर का हमारा कलेक्शन है जीएसटी कलेक्शन वो ज़्यादा हुआ है पूरे साल में। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा सरकार के पास इनकम आएगी उतनी ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव होंगी। और जो है हमारा ये सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट भी निपट सकता है, क्योंकि सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट भी किस चीज़ के ऊपर चल रहा है, ये कंपनसेशन के ऊपर। कंपनसेशन गैप चल रहा है, सेंटर को पे करना है कंपनसेशन स्टेट के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आप लोग को दिखा होगा। इस वाले आर्टिकल पे हम लोग अभी बाद में आएंगे। ठीक है, इस वाले आर्टिकल को पहले देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बात करी जा रही है इंग्लिश की। इंग्लिश एक इंडियन लैंग्वेज है। ओके, इंग्लिश एक इंडियन लैंग्वेज है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं, इस राइटर का यहाँ पर ये कहना है कि जो इंग्लिश है हम उसकी इंपॉर्टेंस भूल रहे हैं थ्रू दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी आपको पता है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया गया। इस पॉलिसी में क्या बात करी गई, सीधे सीधे इस पॉलिसी में क्या बोला गया कि जो लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर एक चीज़, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लाइन देखोगे आप, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, यहाँ पर ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लेकर आया, जिसमें जो स्कूल है वो उन 3 लैंग्वेजेस में, ये तीन लैंग्वेजेस में स्कूल क्या कर सकता है, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस क्या क्या हो गई, एक नेटिव लैंग्वेजेस हो गई, यानी कि कोई भी यहाँ पर जो लोकल एरिया है जहाँ पे जो भी भाषा बोली जाती है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी हमारी कौन सी हो गई लैंग्वेज, दूसरी हमारी हिंदी हो गई, फिर इंग्लिश हो गई। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो वही इस्तेमाल करेंगे जो लोकल एरिया में रहते हैं, है ना। तो जो इंग्लिश है, अब यहाँ पर इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, इसने इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया है, इंग्लिश को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, जिससे आगे ये होने वाला है कि जो इंग्लिश है उसकी जो यूज़ है या फिर इंपॉर्टेंस है वो कम होने वाला है। हालांकि आज के टाइम पे जो इंग्लिश है वो एक इंडियन लैंग्वेज बन चुकी है। एक वैसे तो इंटरनेशनल लैंग्वेज कहोगे, लेकिन इंडियन लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि आप देखोगे हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। कहीं ना कहीं हम लोग भी घर में कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होता है, चाहे हमारे फादर हो मदर हो, चाहे वो कितने ही ना पढ़े हो या फिर पढ़े हो। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ वर्ड्स आजकल के टाइम पे इंग्लिश के इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इंग्लिश का आप समझ सकते हो जो रोल है आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है, और इंग्लिश जो है काफ़ी ज़्यादा बोली जा रही है आजकल इंडिया में भी। और देखोगे हमारे दिन में काफ़ी सारे वर्ड्स तो जुड़े ही जुड़े होते हैं, जैसे कि हेलो, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे, ये सारे वर्ड्स दो जैसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ये हमारी पार्ट ऑफ डेली लाइफ हो गए। ठीक है, जो डेली लाइफ में हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डेली ही जुड़े पड़े हैं, गुड मॉर्निंग, ये सारी चीज़ें तो इंग्लिश वर्ड्स ही तो हो गए। तो इंग्लिश की जो है आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020, ये रिफ्यूज़ कर देता है इंग्लिश को, जो इंडियन लैंग्वेज यहाँ पे, ये हम लोग मानते हैं कि इंग्लिश एक इंडियन लैंग्वेज है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसको मतलब रिफ्यूज़ कर देता है, इस स्टेटमेंट से राज़ी नहीं होता है। क्योंकि इसने अभी क्या करा है, इसने लैंग्वेजेस को मतलब स्कूल्स में लैंग्वेजेस को लागू करा है, नेटिव लैंग्वेजेस को, यानी कि कोई अगर लोकल एरिया में मान लो तमिलनाडु में कोई यहाँ पर स्कूल है, तो वो अपनी जो लोकल एरिया है उसकी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, इंग्लिश के ऊपर कोई फोकस ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ओके, चलो उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिखेगा। ये वाला आर्टिकल किस चीज़ के बारे में, ये वाला आर्टिकल है कमीशन मिसगाइडेड। अब यहाँ पर एक कमीशन है, कौन सी कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये जो एनसीपीसीआर है, इसका ये एक कमीशन है जो कि काम करती है चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी बच्चे हैं जिनका पूरा हक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे यही आज के टाइम पे सही से ये कमीशन काम नहीं कर पा रहा है। क्यों काम नहीं कर पा रहा है, आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारे क्या कह सकते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं,
ठीक है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? जो कि बच्चों का ख्याल रखते हैं अच्छी तरीके से। अब गाइज यहाँ पे जो एनसीपीसीआर है ना, एनसीपीसीआर और जो सीसीआई यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, इन दोनों के नोट्स जो हैं मैंने टेलीग्राम पर डिटेल में डाल डाल दिए, आप जाके पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज मेरी जो है हालत ऐसी नहीं हो रही कि मैं डिटेल में बता सकूँ। ओके, तो ये वैसे भी लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। फिलहाल इसमें कोई ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, एक रीडिंग करोगे आपको सब समझ में आता है। क्योंकि पढ़ने की ज़रूरत आपको भी है, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला आपको सारी चीज़ें नहीं समझा सकता, आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा, आपको भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक बार अगर आप रीड नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं मुझसे पूछते हैं कि अगर मैं एनालिसिस देख लूँ, कुछ चीज़ें ना पढूं, कुछ भी ना करूं, एनालिसिस देख लूं तो काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। एनालिसिस देखने के बाद आप लोगों को पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप एनालिसिस देख रहे हो 75% कवर कर देगा एनालिसिस, लेकिन उसके बाद पढ़ने के बाद चीज़ें की क्लैरिटी आपको एक एनालिसिस से मिल जाएगी। लेकिन चीज़ों को डिटेल में आप लोग कैसे देख सकोगे, वो आप खुद पढ़ के देख सकोगे। तो मैं ज़रूर कहता हूँ आप रीड करो, न्यूज़पेपर मैं आपको देता हूँ डेली, जाकर सबसे पहले रीड करा करो न्यूज़पेपर। ओके, तो यहाँ पर बात करी जा रही है जो एनसीपीसीआर है हमारा, जो कि जो हमारे चाइल्ड राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ये बॉडी। तो ये कमीशन जो है इनको चाइल्ड चाइल्ड के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हक को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आज के टाइम पे ये एनसीपीसीआर कमीशन ही सही से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं सीसीआई, इनको डी इंस्टीट्यूशन करके नहीं कर इनका जो डी इंस्टीट्यूशन करने की बात करी गई इस कमीशन के द्वारा इन सबको। और क्या बोला गया, जो सीसीआई है ये देखोगे आपकी बोला गया कि यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ये दिख रही होगी जो मैंने हाईलाइट कर रखा है सीसीआई के ऊपर, यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं इसके ऊपर रेड कर डालने की बात हुई, रेड करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जो फॉरेन फंड्स है उनका मिसयूज़ कर रहे हैं एनी मैनर में। ठीक है, फॉरेन फंड्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, एफसीआरए के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जो हमारा जो है फॉरेन फंड्स होते हैं, तो फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉरेन फंड्स है इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है सीसीआई, इसका मिसयूज़ कर रहा है। इसको देखते हुए यहाँ पे जो एनसीपीसीआर है तो ये इसके रिलेटेड बात कर रहा है, यानी कि जो ये कमीशन है ये हमारा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये कमीशन का क्या काम है? इस कमीशन का खुद ही काम है कि जो बच्चों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो। और जब यहाँ पर कोई राइट्स को उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि सीसीआई जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसको यहाँ पर ये मतलब कि उसके लिए प्रॉब्लम बन के आ रहा है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम बन के आ रहा है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। तो आप लोग देखोगे आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही हैं, जैसे कि यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ, अभी यहाँ पे दलित चिल्ड्रन के साथ रेप वगैरह देखा जाता है, मर्डर्स वगैरह हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ बहुत सारी दिक्कतें देखी जा रही हैं। तो उनको एक प्रोटेक्शन देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और वो कौन सी बॉडी? हमारी नेशनल कमीशन ही है जो कि प्रोटेक्ट करेगी बच्चों के राइट्स को। तो ये कमीशन ही आज के टाइम पे सही से काम नहीं करेगी तो क्या होगा? ठीक है, तो कौन करेगा बच्चों के लिए काम? ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल आप लोग को ये दिख रहा होगा, ये जीएसटी के बारे में बात करी जा रही है। अभी आपको पता होगा जीएसटी का पूरा पूरा यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है। हालांकि ये आर्टिकल कल आएगा, ठीक है, कल डिटेल में आएगा, क्योंकि आज मीटिंग होगी जीएसटी काउंसिल की। तो क्या डिसीजन निकल के आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो बात क्या हो रही है कि जो जीएसटी है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सेंटर है हमारा, केंद्र सरकार है, इसने तय किया था कि ये कंपनसेशन कुछ पैसा देगा स्टेट को। ठीक है, जब जीएसटी लागू कर रहा था यानी कि 2017 में, तो अभी तक यहाँ पर अच्छे से देता हुआ आ रहा था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो सरकार है हमारी, केंद्र सरकार, सेंटर के पास खुद ही जीएसटी कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो कहाँ से पैसा देगा स्टेट को? ठीक है, तो उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रख दिए थे इसके सामने, स्टेट के सामने। तो आज जो है इसके बारे में कुछ चीज़ें सुनवाई होगी, तो बाद में देखेंगे हम लोग। आज जब इसका डिसीजन सब कुछ आ जाएगा, क्या तय हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाने वाली हैं। तो ये आर्टिकल कल आएगा, तो कल हम इसको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आज का हो गया हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस खत्म। और गाइज आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक आर्टिकल रह गया है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी वाले को। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।